As I said in my previous sessions that the two most important maths topics, right, or the topics from mathematics which are very important in physics are vectors and calculus. You are aware of it now. Okay, we have already seen, I've already discussed vectors in length. Now let's see calculus part. अब देखो calculus क्या होता है, what happens in calculus is, calculus का extensive use है kinematics में, ठीक है. जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे तो जहां पे भी तुम्हें रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव्स या तुम्हें फंक्शंस ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कैलकुलस हमेशा काम आएगा. और काइनेमैटिक्स में तो कैलकुलस बहुत होता है, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सिंस ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है तो इसको 11th में कम पढ़ाया जाता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ में पढ़ा दिया जाता है ठीक से. बट हमें एज ए स्टूडेंट वी शुड बी वेल इक्विप्ड विथ ऑल द टूल्स, राइट. और अगर ये दो टूल्स तुमको, मैथमेटिकल टूल्स तुमको आ गए फिजिक्स के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं फिजिक्स तुम्हें आसान लगने लगेगी, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलस. सो आई एम राइटिंग इट एज बेसिक कैलकुलस. बेसिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैलकुलस बहुत ज्यादा है पर फिजिक्स में इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है. मतलब एक लिमिटेड वे में यूज करेंगे हम इसको ताकि तुम ओवरवेल्म ना हो और 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को ठीक से पढ़ सको, 11th 12th स्टैंडर्ड की, राइट. और जब तुम मैथ सीख लोगे तो कोई बात ही नहीं है. मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए दीज टू चैप्टर्स, द वेक्टर्स एंड बेसिक मैथ्स, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. जो लोग, क्योंकि नीट में यूजुअली बच्चे जो लोग नीट ऑप्ट करते हैं दे डोंट ऑप्ट फॉर मैथ्स, राइट. इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत है. अगर इसको ठीक से तुमने मास्टर कर लिया तो यू विल बी एबल टू डील विद फिजिक्स appropriately, right. So basic calculus. So in basic calculus what we will be dealing is, so in basic calculus what we will be doing is, first is differentiation, okay, and the second part is integration. हम ये दो चीजें देखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. पर वो भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इनसाइट देना चाहता हूं, व्हाट आर फंक्शंस, ठीक है. फंक्शंस की जरूरत हमें बहुत होगी तो इसीलिए फंक्शंस पहले हमें सीखना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर फंक्शंस. देखो नॉर्मल आम जीवन में तुम देखोगे तो सिंपल सा है, तुमने फैन का स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा, ठीक है. तो फंक्शन ऑफ स्विच वॉज टू गिव और टू पास ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू द फैन, मोटर ऑफ फैन. और वहां पे फैन का काम था रोटेट करना और घूमना, रोटेट करना और हवा देना, है ना, घूमना तो है ही. तो फंक्शन में मैथ्स में तुमने बचपन से पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर है. तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x. इसको क्या बोलेंगे हम, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx लिखते हैं हम इसमें. सिंपल. क्यों लिखते हैं, तो पहले तो ये समझो कि x क्या है. x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके. x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. और y को क्या बोलते हैं बच्चों, y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है. यहां तक मेरे ख्याल से कोई चैलेंज नहीं होगा, ठीक है. अब सवाल यह उठता है कि क्या एक फंक्शन में या एक इक्वेशन में क्या मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. देखते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस से 3t क्यूब प्लस z पावर 4 प्लस 2. तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, t पे, z. x की वैल्यू पुट करोगे तो वो स्क्वायर होगा, t की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्यूब होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, और z की वैल्यू पुट करोगे तो पावर 4 होगा, और फिर ये सारे ऐड होंगे और फिर y की वैल्यू मिलेगी मुझे. तो हम यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, हम यहां पर लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, t, z. तो दीज आर द 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू fx t z. और y क्या है, y ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल है. आई होप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा, ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड विथ फंक्शंस के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं. फंक्शंस के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले होता है डिजायर्ड आउटपुट. आउटपुट क्या डिजायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें
नीट क्वालिफाई करना है या आईआईटी जेई क्वालिफाई करना है, ठीक है, आईआईटी में एडमिशन लेना है या तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो यू वांट टू एंटर इनटू सम गुड कॉलेज, राइट? सो डिजायर्ड आउटपुट इज दिस। नाउ इसका मैं एक क्रूड एग्जांपल देता हूं, तुम्हें चाय पीने का मन है, मान लो चाय इज टी, राइट? तो चाय पीने के लिए का मन है तुम्हारा अगर, तो उसको बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स। तो हम लिखते हैं यहां पर रिक्वायर्ड इनपुट्स, रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। जैसे चाय के केस के लिए क्या चाहिए होगा, चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, गैस बर्नर, माचिस या लाइटर, यही सब चाहिए होगा, बर्तन। फॉर गेटिंग इनटू आईआईटी योर प्री रिक्विजिट्स आर व्हाट, टू गेट इनटू सम गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, सम गुड स्कूल, हैविंग टेक्स्ट बुक्स, मेहनत करना है, ये सब काम करना है, ठीक है। किताबें होनी चाहिए और तुम्हारे पास सारा रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स द ऑपरेटर वाला पार्ट। ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ भाई, ये वो है जो तुम्हारे इनपुट पे ऑपरेट करेगा और तुम्हें ये डिजायर्ड आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल चाय के केस में बर्तन में तुमने सब पानी वानी मिला दिया, बर्तन तक अलग कहानी। अब तुम उसको बर्नर की जगह, गैस के बर्नर की जगह या हॉट प्लेट की जगह तुम उसको फ्रिज में डाल दो, ऑपरेटर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, क्या करेगा, उसको जमा देगा फ्रीजर में, तो तुम्हारे को चाय मिलेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई ऑपरेटर सही होना चाहिए। तुम्हें आईआईटी जाना है या नीट की तैयारी चाहिए, तुम्हें नीट के क्वालिफाई करना है, आईआईटी क्वालिफाई करना है, तो इनपुट तो तुम्हारे पास सब है, किताब कॉपी सब मंगवा लिया। तुम चले गए कथकली डांस की क्लास में, तुम्हारा आईआईटी होगा क्या? तुम्हारा मेडिकल में होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होना है। तो डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए, रिक्वायर्ड इनपुट होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, और ये तीनों मिलकर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मुझे यहां पर ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक ये वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ऑपरेटर क्या है यहां पर, प्लस और इक्वल टू और ये स्क्वायर का साइन। तो भाई x की जैसे ही वैल्यू डालूंगा तो पहले तो ये स्क्वायर करेगा अपने आप को, फिर ये ऐड करेगा 2 के साथ, फिर ये इक्वेट करेगा और y का आउटपुट दे देगा मुझे। तो फंक्शन की ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें ऑफ द ट्रैक एक ब्रॉडर सेंस में एक कॉन्सेप्ट बताया कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे आता है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्स वाई प्लेन तो सबको पता है। अब क्या हो रहा है यहां पर, एक मैंने ये फंक्शन बनाया, ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। कोई भी एक ग्राफ था, कर्व था, जो मैंने प्लॉट कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, अब देखो यहां क्या होगा। ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, ओके। नाउ this point P has its coordinates as x1 and y1, okay, and this point Q has its coordinates as x2 and y2, okay. अब यहां पर if I draw a chord to this ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा, आई कैन कॉल इट एज अ सीकेंट, तुम मान लो इसको सीकेंट है, लाइन है ये, है ना। तो ये आएगा डेल्टा एक्स और ये आएगा डेल्टा वाई। बेटा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ इसका मतलब। सो दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1। मैं क्या निकालने जा रहा हूं बेटा, मैं स्लोप निकाल रहा हूं इसका कि ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा है। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सिंपल है। सो नाउ tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज डेल्टा वाई, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है ये, पक्का समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। तो इसको प्लीज थोड़ा सा तुम समझते जाओ, कोशिश करो समझने की, सब समझ में आएगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी तुमको। नाउ अब यहां पर हम क्या करते हैं ना कि कैन आई राइट y2 as f of x2 एंड y1 as f of x1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई? देखो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तुमको ये मैंने बताया कि भाई दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x,
Now, if you substitute x as 2, what you get is y as 2 square, that is 4. Now, can you write this thing as, this y as f of 2? भाई x की जगह तुमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया. क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है. तो I can definitely, so if x is equal to x1, I can write y as what? f of x1. And we may represent this y as some y, y1. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये यहां पर मैंने लिखा है बेटा. y2 को f of x2 लिखा है, y1 को f of x1 लिखा है. तुम x की वैल्यू को कुछ और लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. x की वैल्यू को आप लिख लो कि भाई x की वैल्यू जो है, लेट्स से इट इज 3. तो y will become what? y is f of 3. वेरी सिंपल, राइट? बिकॉज x स्क्वायर में पुट करोगे जब इसकी वैल्यू को, तो ये तुम्हें 3 स्क्वायर देगा, विच इज 9, राइट? तो ये इस तरीके से हम, इसीलिए मैंने लिखा कि y2 is f of x2, y1 is f of x1. Now we are performing certain operations here. ठीक है, चलो देखते हैं. Now if q starts moving towards p, right, along the curve y is equal to f of x. ठीक है? If q starts moving towards p along the curve y is equal to f of x, ऐसा होने लगा. ठीक है? What will happen is, देखो ये q यहां पहुंच गया. ठीक है? तो हम इसको अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है? तो ये q यहां पहुंचा है जब, तो ये ऐसा दिखाई देगा कुछ. ठीक है? ये सीकेंट ऐसा हो जाएगा. फिर जब ये q मान लो यहां पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये पास आने लगा इसके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. दिखेगा नहीं यहां तुमको, पर मान लो कि ऐसा डेल्टा x स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो यहां पे जब आया है ये डिस्टेंस देखो क्या है, ये डेल्टा x ही हुआ ना तुम्हारा, और ये डेल्टा y हुआ. ठीक है? तो डेल्टा x एंड डेल्टा y स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ठीक है? If q starts moving towards p along the curve y is equal to fx, delta x starts decreasing, and hence delta y decreases. Okay? यहां तक कोई डाउट नहीं है. Now, when delta x approaches 0, मतलब q और p जो है वो एकदम पास आ चुके हैं. तो मैं ना इसको तुमको नए डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है? ये हमारा XY प्लेन है और यहां पर मेरा ये ग्राफ बना हुआ है. ठीक है? और इसमें पहला पॉइंट था, पहले Q यहां था, P यहां था. ठीक? और इसमें क्या हो रहा था, ये था हमारा पहला जो सीकेंट था. फिर जब ये Q यहां पे आया, फिर जब ये Q यहां पर आया, तो देखो सीकेंट कैसा दिखाई देगा. ऑलमोस्ट ये ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? और जब Q और P एकदम पास होंगे, जब Q और P एकदम पास आ गए, ये यहां पे आ गया Q, so the secant almost becomes a tangent to the curve, right? This is what we can write. When delta x approaches 0, the secant PQ almost becomes a tangent to the curve
y is equal to fx at p। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन टू द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। तो टेंजेंट को देखो मैं तुम्हें बनाने की कोशिश करता हूं, यहां दिखाता हूं कि टेंजेंट कैसा होगा। भाई क्यू यहां आ चुका है, ये पी है, और हमारा जो ग्राफ जो टेंजेंट है वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, पी क्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जीरो बोल रहा है ना, अप्रोचेस जीरो। जीरो का मतलब, अप्रोचेस जीरो का मतलब हुआ 0.00000, बहुत सारे जीरो, उसके बाद आखिरी में 1 लगा दो, वो भी जीरो के बहुत पास है। ठीक है, तो जो स्लोप है वो मान लेते हैं ये एंगल फाई है। तो द secant PQ almost becomes a tangent to the curve y is equal to fx at p, and the slope of the tangent is given as tan phi, which is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x। ये होता है बच्चों, क्या हो रहा है ये, tan phi is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x, and we write this as dy over dx। ठीक है, दिस इज अ वे टू डिनोट दिस एंटायर पार्ट। बहुत बड़ा सा लिखा है ना, नहीं तो इसलिए इसको dy by dx बोलते हैं हम यहां पर। और इस dy by dx को हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या हम इसको ऐसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, that is what is called as dy by dx, and this is what is known as differentiation of y with respect to x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन की कहानी है ना। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इसको और हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो अभी तुमको सिखाया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है ये दे रखा है हमको, है ना, क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। अब मेरे पास y1 क्या है बच्चों, f ऑफ x1 है, और y2 क्या है, f ऑफ x2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया है dy by dx, इसको ना कभी कभी हम y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ये नोटेशन चलता है। ठीक है, y डैश या y प्राइम जो तुमको बोलना है। ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो भाई यहां से डेल्टा y क्या मिलेगा मुझे, y2 माइनस y1 मिलेगा। तो ये हो गया f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 हो गया। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो ये आ गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है। अब सपोज करो x1 इज x, x1 को लिख दिया मैंने x, और x2 को लिख दिया मैंने x प्लस h। तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 जो हमारा f ऑफ x1 था वो वापस से f ऑफ x हो गया। वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना मैं, चेंज कर सकते हैं हम लोग। और जो y2 है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा f ऑफ x2 विच इज f ऑफ x प्लस h। तो अब जब हम यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x क्या है बेटा, यहां पर डेल्टा x होगा x प्लस h माइनस x, या वी कैन राइट इट एज h ओनली, है ना। तो लिमिट डेल्टा x की वैल्यू जो है वो हमारी h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, इसको लिखेंगे। और f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 वो क्या है भाई, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन
डेल्टा एक्स की जगह एच। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो टेक्निकली डिफरेंशिएशन अब होता क्या है? तो भाई डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं dy बाई dx। दिस इज, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला क्या हुआ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड देखो, दिस इज, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज चेंज in the value of dependent variable with respect to a very small change, very, बहुत छोटा है भाई ये, very small change in the value of इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये दूसरा एस्पेक्ट है इसका। अब आती है थर्ड बात। थर्ड क्या है? तो द थर्ड एस्पेक्ट इज स्लोप ऑफ, इसका बहुत यूज करेंगे हम, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट drawn to the curve y is equal to f of x। ये इसका मतलब हुआ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y is equal to f x। ये हम dy by dx का मतलब समझ सकते हैं, राइट? पहला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या और इंटरप्रिटेशन हो सकता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द थर्ड इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो कहीं कहीं पे हमको ये वाला चैलेंज आता है कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है? तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 का ये मतलब होता है कि द q एंड p, द पॉइंट्स p एंड q जो हमने ड्रॉ किया था, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इतने क्लोज है कि हम उसको देख ही नहीं, मतलब अगर अनएडेड आई से देखना चाहें तो हमको वो, हम ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे उसको। अब खुद सोचो, तुम 10 टू द पावर -200 ड्रॉ कर पाओगे क्या? बट इट इज वेरी क्लोज टू 0। हो सकता है ना? तो हम उसको दिखा तो नहीं पाएंगे नंबर लाइन में, बट दे आर वेरी क्लोज, और हम मान सकते हैं कि द सीकेंट ऑलमोस्ट बिकम्स अ टेंजेंट। ऑलमोस्ट, क्योंकि पॉइंट का कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल है। पॉइंट दिखने लगा तो पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस होता है। समझ आई मेरी बात? तो इसलिए दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी विल यूज दिस फर्स्ट प्रिंसिपल टू डिफरेंशिएट सम कॉमन फंक्शंस, और उसके बाद फिर हम हायर लेवल के जो हमारे रेगुलर फंक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके हम एक्सप्रेशंस डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल कोई तुमसे फिजिक्स में नहीं पूछेगा, पर कहां से आता है ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस फर्स्ट प्रिंसिपल टू डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही चलो करते हैं। ठीक है, ये यूज कर रहा हूं, देखते जाओ। तो ये हमारा f ऑफ x है। ठीक, तो देखो dy बाई dx, देखो dy बाई dx क्या होगा बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज लिखा। f ऑफ x की जगह f ऑफ x प्लस h लिखना है मुझे, तो यहीं पे हम पहले लिख लेते हैं f ऑफ x प्लस h क्या होगा। यू कैन सी हियर दैट f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां x है वहां पर x लिखना था। अब जहां जहां x प्लस h है वहां सॉरी, जहां जहां पर x है वहां मुझे किससे रिप्लेस करना है उसको? x प्लस h से। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज f ऑफ x प्लस h। नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस एक्सप्रेशन, इट इज x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x इज x स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई h। क्लियर? ये आया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, h टेंड्स टू 0, ये मिल गया मुझे x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर अपॉन h। ठीक, आई होप ये आप लोग को समझ आ रहा होगा, है ना? अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, है ना? अब मेरे पास बचता है ये क्या? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया मैंने, h प्लस 2x अपॉन h, ये कैंसिल कर दो। ठीक है,
अब क्या हुआ, देखो डिनोमिनेटर से x चला गया, डिनोमिनेटर से h चला गया, है ना। तो डिनोमिनेटर से h जैसे ही एलिमिनेट हो जाए, डिनोमिनेटर से h जैसे ही एलिमिनेट हो जाए, न्यूमरेटर में जहां जहां h है वहां वहां उसको पकड़ के जीरो कर दो। तो कर दो जीरो इसको। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या मिला तुमको, dy बाई डी एक्स मिला इक्वल टू h को क्या करना है, जहां जहां न्यूमरेटर में h है उसको क्या करना है, जीरो लिख दो, क्योंकि बहुत छोटा है, कोई मतलब ही नहीं है। डिनोमिनेटर में जब तक होता और तुम अगर इसको जीरो कर देते तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाती, इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि भाई डिनोमिनेटर से किसी प्रकार से इस h को गायब करना है। तो वो एलिमिनेट कर लिया हमने। अब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग h एज जीरो, व्हाट वी गेट dy बाई डी एक्स एज 2x। तो यहां से मुझे यह समझ में आया कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x। ठीक, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर आता है कि भाई दिस इज f ऑफ x, तो व्हाट विल बी f ऑफ x प्लस h। जहां जहां x है वहां वहां इस फंक्शन में मुझे x प्लस h रख देना है। तो x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस h प्लस 3, यहां तो x है नहीं तो इसलिए 3 रहेगा, सिंपल। अब इसको एक्सपैंड भी कर लो ताकि बात की दिक्कत ना हो, है ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2x प्लस 2h प्लस 3। दिस इज अवर f ऑफ x प्लस h, राइट। सो दिस इज अवर f ऑफ x प्लस h, राइट। अब आता है कि मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो कैसे आएगा ये, देखो कैसे आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला नहीं है। तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई h, सिंपल। अब देखो कैंसिल करते जाओ, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां देखो, एक्स स्क्वायर गोज ऑफ विद दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, गया। ठीक है, अब मिला मुझे लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिनोमिनेटर से h को गायब करना है। h कॉमन आ गया, h प्लस 2x प्लस 2, राइट, डिवाइडेड बाई h, h कैंसिल हो गया। अब जैसे ही तुम्हें डिनोमिनेटर से तुम्हारा h गायब होता है, क्या करना है, न्यूमरेटर में जहां जहां h है उसको जीरो कर दो। कर दिया जीरो। On substituting the value of h as 0 in the numerator, we get dy by dx as 2x plus 2. Right. So this is how we use first principle to find differentiation of a given function. So differentiation होता क्या है? Either it is the slope of the, either you interpret it as the slope of the tangent drawn to the curve, or you interpret it as the change in the value of dependent variable with respect to a very small change in the value of independent variable. ये समझ लो, या it is the rate of change of the dependent variable with respect to the independent variable. ये है. So this was your introduction to differentiation. In the next session, we will be dealing with much more things in differentiation. Till then, goodbye.